Morning students, welcome you all. I am निधि गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर अकाउंटेंसी। बच्चों, हम लोग अपना फर्स्ट ईयर में इंश्योरेंस क्लेम कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिपार्टमेंटल अकाउंट स्टार्ट किया, ठीक है। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में मैंने आपको इसका एक पूरा ओवरव्यू दिया था कि इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स आते हैं। हमने इस पर बेस्ड एक छोटी सी प्रॉब्लम भी ली थी, जिसमें हमने देखा किस तरह कॉलमनर फॉर्म में हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ट्रेडिंग एंड P&L एक साथ बनाते हैं और हम उस प्रॉफिट को डिवाइड करके देखते हैं कि एक्चुअल में कौन सा डिपार्टमेंट है जो बेनिफिट्स में है, प्रॉफिट्स में है, कौन सा डिपार्टमेंट है जो कि लॉसेस में है। ठीक है, फाइन। अब बच्चों, इस पर मैंने आपसे एक बात और की थी, वी वर टॉकिंग अबाउट स्टॉक रिजर्व, है ना। स्टॉक रिजर्व यानी कि प्रॉफिट रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। कई बार मैंने आपसे कहा कि कई डिपार्टमेंट्स में क्या होता है कि जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कोई भी स्टॉक सेलिंग प्राइस पर भेज देता है, यानी कि कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़कर, ठीक है, और जो प्राप्त करने वाला रिसीवर डिपार्टमेंट है उसके पास उसका कुछ स्टॉक बिना बिका रह जाता है साल के लास्ट में। तो ऐसी कंडीशन में एक्चुअल में क्या हुआ, चूँकि दोनों का ओनर एक है तो कहने को तो ए डिपार्टमेंट ने सपोज ट्रांसफ़र किया था तो ए ने तो प्रॉफिट कमा लिया और बी कहेगा कि भाई मेरे पास तो ये स्टॉक कितना रह गया, वो उसे कॉस्ट पर दिखाएगा। जबकि दोनों का जो ओनर है वो जब सेम है तो एक्चुअल में वो प्रॉफिट तो अर्न ही नहीं हुआ, वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था, है ना। तो हमें उसका एडजस्टमेंट यहाँ पर करना पड़ता है, ठीक है। फिर इसकी एंट्री हमने पढ़ी थी। एंट्री क्या होती है बच्चों, जो रिजर्व्स होते हैं वो हमेशा P&L से क्रिएट किए जाते हैं। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, P&L अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। हम क्या एंट्री कर देंगे इसकी, P&L अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। या फिर हम इसे बोल सकते हैं रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, है ना। दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और जब ईयर की स्टार्टिंग में ये चीज़ जाएगी तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। तो हमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों के लिए स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करना होगा और उसका जो नेट डिफरेंस होगा वो हम कहाँ डाल देंगे, जनरल P&L में। उसकी एंट्री हम जनरल P&L में कर देंगे। तो जनरल P&L में डेबिट साइड पर हम इसको शो कर देंगे, ठीक है, इन जनरल P&L। एक एक्सपेंस के रूप में हो गया, वापस एंट्री तो वही होनी है, जनरल P&L डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, ये नेट होगा, है ना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होगा। रिमेंबर दिस, ओके। सिंपल सी चीज़ें हम क्वेश्चन में करेंगे। इसमें एक चीज़ और थी, मैंने आपसे इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स की जब बात की थी तो मैंने आपसे कहा था कि पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट, क्योंकि देने वाला हमेशा ऊपर होता है, लेने वाला नीचे होता है। तो वही हमें यहाँ करना है कि जो रिसीवर डिपार्टमेंट है उसके तो डेबिट साइड पर एंट्री कर देंगे और जो देने वाला है, गिवर है, उसके अकाउंट के क्रेडिट साइड पर एंट्री हम कर देंगे, ठीक है। हमने एंट्री क्या की थी, रिसीवर डेबिट टू गिवर डिपार्टमेंट, है ना। यही एंट्री थी, हमने लास्ट लेक्चर में से भी डिस्कस कर लिया था। अब देखिए, इस पर बेस्ड हम एक प्रॉब्लम लेते हैं जिससे कि आपको ये चीज़ काफ़ी क्लियर हो जाएगी। बहुत इजी सा चैप्टर है ये। A firm had two departments, cloth and ready-made cloths. The cloths are made by the firm itself out of cloth supplied by the cloth department at its usual selling price. इसके दो डिपार्टमेंट है, क्लॉथ एक रेडीमेड, ठीक है। क्लॉथ्स जो है फर्म खुद बनाती है और इसके लिए इसको मटेरियल कौन सप्लाई करता है, इसी का जो क्लॉथ डिपार्टमेंट है इसको सेलिंग प्राइस पर क्लॉथ्स ट्रांसफ़र करता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। देखिए बच्चों, क्लॉथ एंड रेडीमेड दोनों डिपार्टमेंट हमें मेंशन किए हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेजेस, सेल्स, ट्रांसफ़र टू रेडीमेड क्लॉथ्स डिपार्टमेंट। ध्यान दीजिए, क्लॉथ ने रेडीमेड क्लॉथ्स को कितना ट्रांसफ़र किया, 75,000 का। अब अगर ये सारा का सारा सेल हो जाता है ना तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हम इसको किस तरह शो करेंगे, क्लॉथ डिपार्टमेंट तो भेजने वाला है तो इसके तो क्रेडिट पे सेल्स के रूप में शो कर देंगे और रेडीमेड के डेबिट पर परचेजेस की फॉर्म में शो हो जाएगा। फॉर्म में मतलब उसको ट्रांसफ़र के नाम से ही शो करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सब सेलिंग एक्सपेंसेस नीचे P&L में आ जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट है, क्लोजिंग स्टॉक है। स्टॉक्स इन द रेडीमेड क्लॉथ्स डिपार्टमेंट मे बी कंसिडर्ड एज कंसिस्टिंग ऑफ 75% क्लॉथ एंड 25% अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। अब देखिए, उसने क्लियरली बोला कि जो रेडीमेड क्लॉथ्स डिपार्टमेंट है उसका जितना भी स्टॉक है उसमें 75% तो क्लॉथ का है और 25% एक्सपेंसेस है।
लास्ट ईयर द क्लॉथ डिपार्टमेंट अर्न ग्रॉस प्रॉफिट 15% ऑन सेल्स। और हमारा जो क्लॉथ डिपार्टमेंट है वो कितना प्रॉफिट अर्न करता है? 15% ऑन सेल्स। द जनरल एक्सपेंसेस ऑफ द होल बिजनेस वर ₹27,500। और ये जो पूरा हमारा बिजनेस है उसके जनरल एक्सपेंसेस हैं 27,500। ठीक है, तो देखिए अब हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम पहले तो अपना वही नॉर्मल डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, है ना। एंड P&L, ट्रेडिंग एंड P&L, हमारा ईयर जो भी है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, है ना। इस क्वेश्चन में 17 है, आपके पास जो भी हो। बच्चों दो ही डिपार्टमेंट है तो दो ही कॉलम्स उनके लिए हमें प्रिपेयर करने होंगे। ठीक है, डेट यहाँ पर कोई है नहीं एसेट, तो ये दो हो गए। पहला तो होगा क्लॉथ और दूसरा होगा रेडीमेड, है ना। रुपीज़ में है दोनों, तो ये रुपीज़ मेंशन कर दिया। देन फिर वही पर्टिकुलर्स, देन क्लॉथ एंड देन रेडीमेड। ठीक है, भी रुपीज़ में। इस तरह से हमारा डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L प्रिपेयर होगा। तो सबसे पहले देखिए क्या मेंशन है हमें क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक। तो टू ओपनिंग स्टॉक कितना है भाई? ओपनिंग स्टॉक 75,000 एंड 12,500। ठीक है, जो हमें मेंशन है हमने एज इट इज़ लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन उसके बाद परचेजेस, परचेजेस देखिए कितने दिए हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली मेंशन कर देते हैं। 5 लाख रुपीज़ एंड 3750। ठीक है, देन उसके बाद हमें सेल्स मेंशन है, सेल्स भी लिख दीजिए बाय सेल्स 5,50,000 एंड 1,12,500। फिर अब देखिए ट्रांसफ़र टू रेडीमेड क्लॉथ्स डिपार्टमेंट, ट्रांसफर्स हैं, है ना, टू रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट। इसका मतलब रेडीमेड तो रिसीवर है और क्लॉथ डिपार्टमेंट गिवर है, तो जो देने वाला है उसके तो क्रेडिट पे होगा और जो लेने वाला है उसके डेबिट पर होगा। इसका मतलब रेडीमेड क्लॉथ के तो मैं डेबिट पर शो कर दूँ, ये डेबिट रेडीमेड क्लॉथ का कितना ट्रांसफ़र है? ये 75,000 का। ठीक है, तो टू ट्रांसफर्स आप लिख लीजिए, ट्रांसफर्स फ्रॉम क्लॉथ डिपार्टमेंट, है ना। क्लॉथ से आ गए। अच्छा, ये देने वाला है क्लॉथ डिपार्टमेंट, तो उसके क्रेडिट पे लिख दीजिए बाय ट्रांसफर टू रेडीमेड डिपार्टमेंट। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। जो हमने बात की थी कि जो दे रहा है उसके तो क्रेडिट पे लिख दो, जो ले रहा है उसके डेबिट पे लिख दो, सीधा सीधा। ठीक है, फाइन। देन उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस सिर्फ रेडीमेड के हैं, तो रेडीमेड में लिख दीजिए 15,000। देन उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक्स दिए हुए हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 50 एंड 15। रिजर्व अभी हम बनाएंगे बच्चों, अभी तो हम सिर्फ डायरेक्टली ले रहे हैं बस, और कुछ है नहीं। जो भी डिफरेंस आएगा वो हमारा जीपी आ जाएगा, टू जीपी। देख लीजिए इधर के टोटल में से इसको माइनस कर दीजिए। ध्यान से देखिए 575 है, 5 से 5 कैंसिल, 75 से 70, 1 लाख बच गया, है ना। इसका देखिए इसमें कितना है, 75 और 15 90 और ये 1 लाख, 1 लाख पूरा 1 लाख से कैंसिल हो गया। कितना बचा यहाँ पे 2500 भी 2500 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मतलब 25,000 में से 3750 हटा दीजिए, तो बस जितना भी आ जाएगा ये आ रहा है 21,250, ये हो जाएगा 21,250। बस हमारा जीपी आ गया, यहाँ कास्टिंग हो जाएगी। अब इसको हम फॉरवर्ड कर दें बाय जीपी ब्रॉट डाउन 1,21,250। बच्चों मैं आपको कैलकुलेशन बार बार इसलिए बोलती हूँ कि आपको कैलकुलेटर के अलावा खुद भी पता होना चाहिए, वर्बली भी आपको करनी आनी चाहिए कि सीधा आप वैल्यूज़ देखकर इन अमाउंट्स को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। अच्छा, अब इसके बाद देखिए बच्चों इसमें हमने क्या करना है,
जो इसका P&L है इसमें उसने हमें क्या क्या मेंशन किया हुआ है, सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, उसके अलावा नीचे जनरल एक्सपेंसेस हैं 27,500 के, और कुछ नहीं है। अब हमने बात की थी एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस की, ध्यान दीजिए, याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था कि सेलिंग एक्सपेंसेस हैं तो सेल्स के बेसिस पे हो जाते, परचेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं तो परचेस के रेशो में हो जाते, ठीक है। और उसके अलावा अगर कोई भी जनरल एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, जैसे कि इसमें हमें जनरल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, कुछ भी मेंशन नहीं है तो सेल्स के रेशो में से भी डिवाइड कर देंगे, है ना। तो हमारे पास जो बेस होगा ना उस अकॉर्डिंग हम इन्हें डिवाइड कर देते हैं। अब हमारा सेल्स रेशो आप देखिए, हमारा सेल्स है 550 और 112 500, ठीक है। तो क्या समझ आ रहा है आपको, कितना रेशो बन रहा है इनका? बच्चों डायरेक्टली इससे नहीं जा रहा है ना, डिविजिबल नहीं है, तो ठीक है, या तो आप सीधा सीधा ही कर लीजिए, दिस प्लस दिस, इनका टोटल ले लीजिए, तो 1125 अपॉन टोटल 5500 अपॉन टोटल, या तो इस रेशो में से डिवाइड कर दीजिए, या फिर देखिए इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, है ना। आपको अगर 25 का टेबल आता है तो दोनों 25 से डिविजिबल हैं, आपको 25 का नहीं 5 का टेबल आता है तो 5 के टेबल से कर लीजिए। देखिए इस तरीके से 5 से दोनों को डिवाइड किया, फिर 5 से किया, फिर 5 से किया, बस इससे आगे दोनों नहीं जा रहे हैं, तो हमारा रेशो हो गया 44:9। ये हमारा क्या हो गया, सेल्स रेशो। आप सोचेंगे मैम आपको छोटे बच्चों की तरह पढ़ा रही हैं, लेकिन आप में से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कि ये रेशो कैलकुलेट करना भी नहीं आता है, इस वजह से मैं इस तरह से आपको बता रही हूँ, ओके। तो हमारे यहाँ पर सबसे पहले थे सेलिंग एक्सपेंसेस। कितने हैं सेलिंग एक्सपेंसेस? अच्छा, सेलिंग एक्सपेंसेस तो डिवाइड करके दिए हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 5000 एंड 1500। जनरल एक्सपेंसेस हैं, ये हमें कुछ भी मेंशन नहीं था तो हम क्या करें, इसको 44:9 के रेशो में डिवाइड कर देंगे। कितने जनरल एक्सपेंसेस हैं हमारे? 27,500 इन 44:9। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए 27,500, मैं आपको केवल बताने के लिए लिख रही हूँ, जैसे 27,500 है, इसमें 9 आएगा तो 9/53, और ये हो जाएगा 27,500 इंटू 44/53। बस अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए कैलकुलेटर से, जो भी आपका आ रहा हो। मेरा आ रहा है 22,830 और दूसरे का मेरा आ रहा है 4670, ठीक है। अब और कुछ क्वेश्चन में है क्या? देखिए, जब मैं डिपार्टमेंटल बना रही हूँ तो मुझे भी स्टॉक रिजर्व नहीं बनाना है ना, स्टॉक रिजर्व मुझे जनरल के लिए कैलकुलेट करना है। तो जो जो पोर्शन हो सकता था डिपार्टमेंट्स में वो सब मैंने कर दिया, और अब मेरा ये मैं नीचे का इरेज कर देती हूँ, ये हमारे अकाउंट को ख़राब कर रहा है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। अब जो भी आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया। मैंने सेल्स का रेशो निकाला, उस रेशो में जनरल एक्सपेंसेस को डिवाइड कर दिया। अगर सेलिंग एक्सपेंसेस भी हमें इकट्ठे दिए होते और डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, पोर्शन नहीं होते, तो हम उसे भी इस रेशो में बांट देते 44:9 में। तो देखिए अब इसका जो जीपी है वो कितना आ रहा है हमारा, सॉरी नेट प्रॉफिट एनपी, इसमें से इसको लेस कर दीजिए और 1 लाख में से इसको लेस कर दीजिए, 3072 170। क्लॉथ डिपार्टमेंट का तो मेरा आया है 72 170 और रेडीमेड डिपार्टमेंट का आ रहा है 15080। ये कास्टिंग हो जाएगी इनकी। तो इस तरीके से ये हमारा क्लॉथ और रेडीमेड डिपार्टमेंट का आया, ठीक है। इसमें ट्रांसफर्स का पॉइंट भी आ गया है आपका, एक्सपेंसेस का अपॉर्शनमेंट भी कर दिया हमने, इनको भी बांट दिया, एलोकेट कर दिया, है ना, सेल्स रेशो में। अब इसमें हमें निकालना है स्टॉक रिजर्व। और बच्चों स्टॉक रिजर्व निकालने के लिए पहले मुझे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑफ जीपी कैलकुलेट करने के लिए जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। अच्छा, प्रॉफिट तो क्लॉथ डिपार्टमेंट ने अर्न किया है ना, रेडीमेड डिपार्टमेंट ने तो किसी को भी नहीं भेजा, तो इसका जीपी निकालने की तो मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्लॉथ डिपार्टमेंट ने अर्न किया है तो इसका प्रॉफिट कितना है, 1 लाख रुपये। इसकी सेल्स कितनी है? अब बच्चों मैं इसकी सेल्स में केवल 550 नहीं इंक्लूड करूँगी। वाई? जस्ट बिकॉज ये जो 75,000 के ट्रांसफर्स हैं ना, ये भी पूरा प्रॉफिट अर्न करके भेजे गए हैं, तो इट्स अ पार्ट ऑफ सेल्स। तो मैं इन दोनों को एक्यूमुलेट करके सेल्स बोलूँगी।
समझ आ रही मेरी बात? क्योंकि 75,000 अलग से दिया गया है, 550 तो एक्सटर्नल सेल्स है, तो इन दोनों का टोटल ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ बच्चे काफ़ी मिस्टेक कर देते हैं, तो इन दोनों का जो भी टोटल आ रहा है दैट्स 625 इंटू 100, तो मेरा जीपी हो गया 16%। ठीक है, अब जीपी आ गया। अब देखिए उसने हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है, The stocks in the ready-made cloths department may be considered as consisting of 75% cloth and 25% other expenses। ध्यान दीजिए, रेडीमेड डिपार्टमेंट का जितना भी स्टॉक है ना, उसमें से 75% स्टॉक उसको क्लॉथ से मिला है। इसका मतलब केवल 75% में ही प्रॉफिट इंक्लूडेड है। ओके, तो अब इसका थर्ड पॉइंट हम स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करते हैं। तो आप देखिए रेडीमेड की क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट इंक्लूडेड है, कितना है इसमें, 15,000 का टोटल स्टॉक है, लेकिन इसमें से केवल 75% ही ऐसा स्टॉक है जो कि क्लॉथ से आया था, है ना। बच्चों ध्यान दीजिएगा, स्टॉक एक डिपार्टमेंट का आता है और जीपी की रेट दूसरे डिपार्टमेंट की आती है जिसने प्रॉफिट अर्न किया है ना। जो गिवर है, ठीक है, रिसीवर का स्टॉक आता है और भेजने वाले का जीपी आता है। तो 15,000 का 75% केवल इससे मिला है, और इसमें भी जीपी कितना है मेरा 16%, तो इसका 16% निकाल लीजिए। तो ये मेरा आ जाएगा स्टॉक रिजर्व या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, जो एक्चुअल में कभी अर्न ही नहीं हुआ। तो देखिए कितना आ रहा है, ये आ गया मेरा 1800 रुपये। ठीक है, स्टॉक रिजर्व इन क्लोजिंग स्टॉक, आप इसमें ये भी मेंशन कर दीजिए क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक का है। अभी तो ओपनिंग में भी तो इंक्लूडेड है ना। ये इसका ए और इसका बी, या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि उसने हमसे क्लियरली बोला है कि ओपनिंग स्टॉक में भी इंक्लूडेड है। अब देखिए रेडीमेड का ओपनिंग भी है 12,500 का, फिर इसका केवल 75% ऐसा है जो कि इसे क्लॉथ से मिला था, और इस पर जीपी की रेट 16% ही ली थी सामने वाले ने, तो इसका 16% देख लीजिए, आ रहा है 1406 रुपये। अब बच्चों मैंने आपसे एक बात कही थी कि जो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री है वो नेक्स्ट ईयर साल के शुरू में आकर ओपनिंग में रिवर्स हो जाती है, तो हमेशा जो क्लोजिंग पर बनेगा ना स्टॉक रिजर्व और ओपनिंग पर बनेगा, हम इनको आपस में लेस कर देंगे और नेट अमाउंट ही हम P&L में डालेंगे। क्लोजिंग वाला अमाउंट ज़्यादा है तो क्लोजिंग वाला अमाउंट डेबिट साइड पे चला जाएगा, तो 1800 माइनस 1406, तो मैं यहाँ लिख दूँ नेट स्टॉक रिजर्व। नेट कितना हो जाएगा 1800 माइनस 1406, 396 रुपीज़। ये मेरा हो गया स्टॉक रिजर्व, जिसकी एंट्री मुझे अपने जनरल P&L में करनी है। ठीक है, आपको समझ आ गया। जिसके पास स्टॉक बचा उसका तो मैंने स्टॉक लिया, और जिस डिपार्टमेंट ने भेजा था उसका मैंने जीपी लिया। इसका केवल 75% ही ऐसा है जो कि क्लॉथ ने भेजा था, तो उसका 75% कर दिया इंटू 16%, ये मेरा अमाउंट आ गया। क्लोजिंग में निकाला मैंने, ओपनिंग में निकाला, और इनका जो नेट डिफरेंस था वो मेरा स्टॉक रिजर्व आ गया। अब क्या होगा, एक जनरल P&L बनेगा, यहाँ पर छोटा सा जनरल P&L बनेगा, जनरल P&L अकाउंट। इसमें सिर्फ एक ही कॉलम बनेगा क्योंकि ये जनरल है। सबसे पहले तो ये वाला जो नेट प्रॉफिट था आप इसमें लिख दीजिए ट्रांसफर्ड टू जनरल P&L। ये बैलेंस शीट में नहीं जाता है, किस में जाता है, जनरल P&L में, है ना। तो बाय प्रॉफिट इन दोनों डिपार्टमेंट्स का आप लिख दीजिए, क्लॉथ एंड रेडीमेड। क्लॉथ का है 72,170 और इसका है 15,080। इनका जो भी टोटल आ रहा है 87,250। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर देखिए अभी हमने स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट किया, कितना स्टॉक रिजर्व आया है 396 का हमारा स्टॉक रिजर्व यहाँ पर आ गया। ठीक है, देन उसके बाद बस और कुछ है ही नहीं। अब जो भी होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, अगर कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना पॉसिबल नहीं होता तो फिर हम उसे यहाँ पर ले सकते थे। अभी जैसे यहाँ पर जनरल एक्सपेंसेस थे, एक एडजस्टमेंट इसका ये भी पॉसिबल है कि आप जनरल एक्सपेंसेस को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट ना कर कर यहाँ पर शो कर दें। ये डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, आप इसे नीचे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आप लिख देंगे नीचे कि हमने ये अज्यूम कर लिया है कि जनरल एक्सपेंसेस हमारे सेल्स से रिलेटेड हैं, हमने इन्हें सेल्स रेशो में डिवाइड कर दिया है। ओके, स्टॉक रिजर्व आ गया। अब जो भी आएगा वो नेट प्रॉफिट होगा, जो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, तो टू नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट,
बी एस में चला जाएगा। अब बस इसमें से 396 माइनस कर दीजिए, $86,854। ये मेरा नेट प्रॉफिट है जो कि ओवरऑल डिपार्टमेंट का प्रॉफिट है। और अगर मैं इंडिविजुअली देखना चाहती हूँ डिपार्टमेंट्स का, तो ये मेरा इंडिविजुअल प्रॉफिट है। आई होप आपको समझ आए सारे एडजस्टमेंट्स। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये 394 है, मैंने 6 कैसे लिख दिया, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे और डिपार्टमेंट के क्वेश्चंस आप इजीली और अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अब आप डिपार्टमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर बेस्ड और प्रॉब्लम्स करेंगे, है ना। अभी डिपार्टमेंट पर बेस्ड हम 2-3 अच्छी प्रॉब्लम्स और करेंगे, जिससे कि आपको इसमें कोई डाउट ना रह जाए। आप सबसे पहले इसके सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व कीजिए और देन उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अनसॉल्व सारे एग्जाम्पल्स की तरह ही हैं और मैं अनसॉल्व ही आपके ले रही हूँ, जिससे कि ये आपके कवर हो जाएं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।